Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, subject Social Science, chapter number 12, India, Minerals and Energy Resources. So friends, in last video we discussed about different kind of uh, minerals. In that we talk about limestone, lead, mica, bauxite, copper, manganese, iron ore, all that. And with that, we talk about classification of the mineral that you studied from fifth standard. In this video, we have to complete this chapter, and here mainly we are going to talk about the energy minerals of energy resources. So classification of energy resource can be classified in different ways, such as conventional and non-conventional energy resource. So what is the conventional and non-conventional that you also studied from your lower standard? Uh, another way to the classify the energy resources commercial and non-commercial energy resources. So non-conventional means which is in abundant quantity, and conventional means it have a limited resource. Commercial means use to generate the money, and non-commercial means there is no money purpose included in that. Coal, mineral oil, natural gas and atomic minerals are considered as conventional or commercial energy resource, क्योंकि ये जो मिनरल्स है उसको उसको हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, जैसे कॉल है, मिनरल ऑयल है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल गैस है, फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं, एटॉमिक मिनरल्स है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल और कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स. अब कन्वेंशनल और कॉमर्शियल दोनों पैरेलल चल रहा है, तो इसका सीधा मीनिंग ये होता है कि यहाँ ये लिमिटेड भी है और इसका जो कंजप्शन है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है. दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल यानी एक बार इसको हमने यूज़ करके उसकी क्वांटिटी को ख़त्म कर दिया, देन वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दिस रिसोर्सेज. हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. तो ये नॉन कन्वेंशनल है, इससे पॉल्यूशन भी स्प्रेड नहीं होता है और ये अनलिमिटेड है, यानी विंड जो है वो तो ब्लो होती ही रहेगी, सोलर एनर्जी जो सनरेज है वो हद तक आती ही रहेगी, बायोगैस है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल यानी ज़मीन के नीचे से जो लावा के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो, और टाइडल एनर्जी जो हाई टाइड और लो टाइड के ड्यूरेशन हमें मिलती है. तो ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. पीट देर आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये रिन्यूएबल भी है क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है. पीट कॉल, फायरवुड, डग एक्सेट्रा नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि ये जो होते हैं वो हाउस होल्ड एक्टिविटी में यूज़ होते हैं. जैसे कोई रिमोट एरिया होता है, रूरल एरिया आप जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे गैस फैसिलिटीज़ नहीं है या तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे आज के डेट में भी पीट कॉल जो है, फायरवुड है, केटल डग है, उसको ही वो लोग फ्यूल के जैसा यूज़ करते हैं, इसलिए ये नॉन कॉमर्शियल है. अब उसमें सबसे पहले आता है कॉल. तो मैन हैज़ बीन यूजिंग कॉल एज एन एनर्जी रिसोर्स सिंस एंशियंट टाइम्स. तो जब स्टार्टिंग में ये सब डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अलग अलग मशीन्स बनने लगे, तो वो टाइम पे सबसे पहले हमने यूज़ किया था कॉल. कॉल के थ्रू हम लोग जो भी डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था वो कॉल के थ्रू हमने किया था. ठीक है. A question may arise in our mind as how the coal was formed in the interior of the earth. अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉल है वो किस तरह से अर्थ के अंदर फॉर्म हुआ. In earlier times vegetation prevailed
ओवर द अर्थ। तो पहले जब इतने ह्यूमन बींग्स नहीं थे, जब सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग हुआ था, तो पूरी अर्थ के ऊपर सब जगह पे फॉरेस्ट हुआ करते थे। ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स दिस वेजिटेशन वॉज बरीड इन इंटीरियर। फिर कोई अर्थक्वेक आया होगा, कोई टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई होगी, इसकी वजह से पूरे के पूरे ये जो वेजिटेशन थी वो अर्थ के अंदर दब गई। एज अ रिजल्ट द ट्रीज कंटेनिंग कार्बन कंटेंट एंड सम एनिमल्स underwent gradual combustion due to the internal heat and pressure। तो अब ये जो ट्रीज़ है, जो भी एनिमल्स है, जो अंदर चले गए, तो अंदर की जो हीट है, इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, उसके प्रेशर की वजह से इनके अंदर केमिकल चेंज हुआ। ड्यू टू दिस द वेजिटेशन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉल, और इसकी वजह से ये कॉल में कन्वर्ट हो गए। The period before about 25 crore years known as Carboniferous period। तो 25 करोड़ साल पहले का जो टाइम है उसको बोला गया कार्बोनीफेरस पीरियड, क्योंकि ये ड्यूरेशन अर्थ के अंदर जो भी बरीड हुआ था उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया था। During this time, the gradual combustion of trees took place and it led to the formation of coal। फिर अंदर की हीट की वजह से उसके अंदर कम्बुशन प्रोसेस हुआ ट्रीज के वुड के अंदर, और वो कॉल में कन्वर्ट हो गया। यानी पूरा जो जला नहीं ट्री, जो लकड़ा पूरा जला नहीं, वो कॉल में कन्वर्ट हो गया। यूजिंग ऑफ कॉल इंक्रीज विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के बाद ये कॉल का यूज़ बढ़ने लगा। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी के लिए 88% कॉल यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज के लिए 8%, मेटलर्जिकल कॉक 3%, और रेसिडेंशियल या तो कॉमर्शियल यूज़ जो होता है वो 1% ही होता है। अब यहाँ पे व्हाट इज कॉल है, तो कॉल इज एन ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक दैट फॉर्म्स फ्रॉम द accumulation and preservation of plant materials usually in a swamp environment। Coal is a combustible rock and along with oil and natural gas it is one of the three most important fossil fuel। Coal has a wide range of uses। The most important use is for the generation of electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉल का मैक्सिमम यूज़ होने लगा। स्टीम इंजन जब बने तो उसके लिए सबसे पहले जो रेलवे लाइंस, रेलवेज आप देखते होंगे पुराने ज़माने की, तो वहाँ पे कॉल से चलने वाले इंजन्स होते थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे एंड स्टीमर वेर नाउ ईजी टू यूज़। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी coal became an important mineral for producing thermal electricity। Some byproducts are available from coal like coal tar, ammonia gas, benzoil and crude oil। तो ये सब coal के बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कोल तार और कोक क्या होता है। तो कोक इज़ अ ब्लैक ब्राउन कलर हार्ड एंड porous substance। It contains about 80% carbon। It is used as smokeless fuel in the production of water gas। Coke is a fuel which can be used in homes and factories, but it is largely used as a reducing agent in the extraction of metals from their ores। It is also used in making fuel gases like water gas, which is a mixture of carbon monoxide and hydrogen। ये कॉल है। अब कॉल तार और कॉल गैस के बारे में बात करते हैं। कॉल तार इज़ अ डार्क ब्लैक कलर्ड लिक्विड। कॉल तार विच is a mixture of different carbon compounds can be used to make soap, fats, dyes, plastic perfumes, drugs, pesticides, explosives, etc. Coal gas, also called as a town gas, is a mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide which are combustible, making the coal gas an excellent fuel having high calorific values। तो ये कोल गैस और कोल तार है जो कोल की बाई प्रोडक्ट है। अब कोल को कैसे बनाया जाता है वो भी यहाँ पे है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो आप इसको इस तरह से
बना सकते हैं, यानी जो कॉल प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से होता है। ये बर्नर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉल पाउडर है, ये बॉइलिंग ट्यूब है। यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस हुआ वो कॉल गैस, और यहाँ से मिलता है ये जो नीचे लास्ट में जमा है वो कॉल तार है, और बाकी बचा वो वाटर। 100,000 kg of coal produces 700 kg of coke, 100 liter of liquor, ammonia, 50 liter of coal tar and 400 m cube of coal gas। तो 1000 kg कॉल से आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम ही है ये। When coal is heated without air, it does not burn but produce many byproducts। तो यहाँ पे हमें सवाल ये आता है कि कोल को जब जलाते हैं, हीट करते हैं तो उससे फायर होता है। तो विदाउट एयर जब आप उसको बर्न करते हो तो उसमें से उसकी बाई प्रोडक्ट हमें मिलती है। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर जनरल नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है। अब some byproducts are available from coal like coal tar, ammonia gas, benzoyl and crude oil. It is available from stratified rocks. On the basis of carbon, coal can be divided into 4 type। तो उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज है, उसके हिसाब से कोल को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पीट, सेकंड है लिग्नाइट, थर्ड है बिटुमिनस और आर्थसाइट। ये 4 अलग अलग उसके टाइप हैं। अब इसको अलग से हम देखते हैं, जो एक्चुअली में आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं डिटेल में है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई पीट को कॉल कैसा दिखेगा। तो ऐसा, पीट कंटेन्स अबाउट 28% ऑफ कार्बन, इट इज़ कॉल्ड रफ कॉल। तो यहाँ पे आपको एनर्जी कम मिलेगी और स्मोक जो है वो ज़्यादा मिलता है। वैक्स, एसीटोन, एसिटिक एसिड, मिथेनॉल as well as cyclic organic compounds are available from destructive distillation of peat। तो ये उसमें से मिलेगा। सेकंड हम देखते हैं बिट्यूमिनस कॉल कंटेन्स अबाउट 78 to 86% ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इट ऑल्सो कंटेन volatile matters and moisture in some proportion। It is used as fuel in the production of steel and in production of electricity। क्योंकि 78 से 86% इसके अंदर कार्बन है, इसलिए ये ज़्यादा लाइट अप होता है। Lignite contains about 28 to 30% carbon। It contains voluntary matter and moisture also। It is used as fuel in railway engines, thermal power stations and small and big industries। Lignite is used to obtain coal gas and coal tar is obtained as residue in which cyclic hydrocarbons, phenol, kerosene and other compounds are present। और लास्ट वाला है एंथ्रेसाइट। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। एंथ्रेसाइट इज़ अ मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ मिनरल कॉल। इट कंटेन्स अबाउट 94 to 98% कार्बन। यानी यहाँ पे आपको स्मोक बहुत कम मिलेगा और एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो कॉल के अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है उसके अंदर से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। When pure anthracite burns, smoke or smell is not produced and the amount of residue is very less। Hence, anthracite is considered as the best type of coal। पर ये एंथ्रेसाइट जो है वो सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम रेयर प्लेसेस पे ये मिलता है। अब इंडिया में कोल रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये सब प्लेसेस है, ये आपको याद रखना है। Major state producing coal in India are Jharkhand, Orissa, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Jammu Kashmir। Besides Rajasthan, Tamil Nadu, Assam and Gujarat are produce coal। Coal field of Gujarat are located in Kutch, Bharuch, Mehsana, Bhavnagar, Surat। Lignite coal is available here। तो जो लास्ट टू थर्ड क्वालिटी का जो
लिग्नाइट कॉल है, सबसे लास्ट में पीट कॉल, फिर लिग्नाइट, फिर उससे अच्छी क्वालिटी बिट्यूमिनस, और सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट। तो थर्ड क्वालिटी का जो कॉल है वो गुजरात में इन जगहों से मिलता है। ये आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये प्लेसेस आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में मैप वर्क में इसमें से आ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल ऑयल के बारे में। तो किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे, डेड मैटर इज कन्वर्ट विद सिल्ट एंड मड, दिस सिल्ट एंड मड इवेंचुअली compresses into rocks, leaving the organic material trapped between two layer of rock। इस तरह से मिनरल ऑयल जो है, ये आप यह देख रहे हो, ये ब्लैक रीजन, ये मिनरल ऑयल पोर्शन है। तो जैसे कॉल बना वैसे ही ये मिनरल ऑयल प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे उसकी अलग अलग टेक्निक है कि उसको किस तरह से निकाला जाता है। और नेचुरल गैस में भी यही, जहाँ मिनरल ऑयल होगा वहाँ पे गैस भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑयल है तो यहाँ पे गैस है, और इस तरह से उसको निकाला जाता है। ये उसके वेल है ये, और यहाँ से उसको निकाला जाता है। ये ऑयल बैंक है, यानी ये पूरा जो आप पोर्शन देख रहे हो ये पूरा ऑयल है। It is found in the stratified rock strata containing limestone, shale, etc. In ancient times, animals and vegetation were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbons. This form was in almost liquid form. Due to tectonic movements, the layer of these forms were gradually elevated toward the surface. Some of them went towards the seafloor while some came up from the interior. In 1886, first oil well was dug in Assam to find out oil. After mineral oil was obtained from Makum, Assam in 1867, more oil fields were also located in different parts of India. तो आसाम में सबसे पहले चालू हुआ 1866 में, 1867 में आसाम में से ऑयल मिला। उसके बाद इंडिया में बहुत सारी जगह पे ऑयल प्रोड्यूसिंग चालू हुआ, ऑयल फील्ड स्टार्ट हुई। ये भी एक आप पिक्चर देख सकते हैं कि इस तरह से ऑयल को निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये और ये। अब इंडिया में कहाँ कहाँ से ऑयल मिलता है वो हम देखते हैं। तो द ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 5 जोन। ऑयल फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, ये ऑयल फील्ड ऑफ बॉम्बे हाई यहाँ पे, ऑयल फील्ड ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ये वाला, एंड ऑयल फील्ड ऑफ राजस्थान। ये 5 अलग अलग जगह पे यहाँ पे ऑयल फील्ड इंडिया में है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में कहाँ पे है। After independence, oil was first struck at Lunage of Kheda, now in Anand district. तो हमें आनंद ये देखना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिला in 1958. After that oil was found in अंकलेश्वर, तो सूरत के पास यहाँ पे अंकलेश्वर आया है। ये भरूच से थोड़ा नीचे यहाँ पे महसाना, कलोल, नवागाम, कोसंबा, सानन, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एंड भावनगर। तो गुजरात में ये सब जगह से ऑयल मिला है। इन इंडिया द रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन गुवाहाटी, बरूनी, कोयली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन जामनगर इन गुजरात। सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओशन है और उसके पास से हमें यहाँ 2 जगह से अच्छी खासी ऑयल की क्वांटिटी मिली है। अब कौन सी कंपनीज़ है इसमें, वो भी एक है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। IOCL जिसकी रिफाइनरी की प्लेसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। BPCL ये सब गवर्नमेंट की है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड, CPCL, MRPL, NRL, BORL, RIL, रिलायंस, SR, ये सब जो है वो ऑयल, मिनरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अब मिनरल ऑयल में से हमें जब क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है वो भी मैंने यहाँ पे एक रखा है कि
उसको अगर 350 डिग्री के ऊपर आप हीट करोगे तो डीजल फ्यूल ऑयल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, नेफ्था मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा और बॉटल गैस मिलेगा। ये सब यहाँ पे क्रूड ऑयल को जब आप हीट करते हो तो ये उसकी बाई प्रोडक्ट है। उसको कौन से टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो वो भी है यहाँ पे कि अगर आपने 400 डिग्री से चालू किया तो 370 डिग्री पे आपको फ्यूल मिलेगा, या तो 20 डिग्री से अगर आप चालू करोगे तो 150 डिग्री पे आपको पेट्रोल मिलेगा, 200 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन मिलेगा, 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल मिलेगा और 370 डिग्री के ऊपर आपको फ्यूल ऑयल मिलेगा। तो ये क्रूड ऑयल की बाई प्रोडक्ट है। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस भी ऑयल के साथ में, क्रूड ऑयल के साथ में ही मिलता है। अब नेचुरल गैस के भी 2 टाइप हैं, 3 टाइप है। टाइड गैस है, सेल गैस है, कन्वेंशनल नेचुरल गैस है, जो गुजरात में तो काफ़ी क्वांटिटी में मिला है। हम पाइप गैस के थ्रू हमारे घर पे ये चलता ही है। तो ये सब उसके तरीके हैं कि किस तरह से उसको निकाला जाता है। Natural gas is associated with mineral oil. It is separated from it. It is cheaper and considered to be a non-pollutant source of energy. इसलिए ज़्यादातर जो व्हीकल हैं वो गैसेस से चलते हैं ना। गुजरात में खास करके बहुत सारे व्हीकल CNG जो हम यूज़ करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, तो ये नॉन पॉल्यूटेड गैस है इसलिए, और चीपर भी है। पेट्रोल से तो काफ़ी 20 रुपया 30 रुपया सस्ता है, तो ये इजी हो जाता है। It is cheaper and considered to be a non-pollutant source of energy. The reserves of natural gas in our country are found in Khambat Basin, Kaveri Basin. तो खम्बाट बेसिन और कावेरी बेसिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस जगह पे अवेलेबल है। खम्बाट की अगर हम बात करें तो वो गुजरात में, कावेरी यानी साउथ इंडिया में। अंकलेश्वर ऑफ गुजरात, जैसलमेर इन राजस्थान, कंसिडर्ड टू हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वांटिटी में रिजर्व गैस, नेचुरल गैस भरा पड़ा है। तो ये हैं हमारे एनर्जी प्रोड्यूस रिसोर्सेस। यहाँ पे भी एक है कि कैसे सेल पैकिंग लीडिंग द वे, किस तरह से सेल गैस अवेलेबल है। तो ये देखिए इतना अमाउंट जो है वो सेल गैस का है। ये है टाइड गैस, फिर ब्लू है नॉन एसोसिएटेड ऑफ शोर गैस, ये फिर अलास्का में कोल बेड मीथेन, ये फिर एसोसिएटेड विथ ऑयल, ऑयल के साथ जो मिक्स होता है वो ये, और नॉन एसोसिएटेड ऑफशोर गैस ये, और ये अलास्का में इस तरह से अवेलेबल है। अब हमें बात करनी है नॉन, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ये पूरा रीजन और यहाँ पे कुछ रीजन, और यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये ग्रीन जो है वो ऑयल फील्ड है, ये ट्रायंगल रेड है वो गैस फील्ड है, और प्रूवन बेसिन यहाँ पे जो है वो कौन सी जगह पे है वो दिखाया गया है। तो इसको आपको मैप वर्क के लिए याद रखना है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स तो वो क्या है, तो ये देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, तो ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिसोर्सेज लाइक कॉल और मिनरल ऑयल आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ है, 800 करोड़ के आजू बाजू लोग रह रहे हैं, तो अब सब लोग यूज़ करेंगे तो इसकी क्वांटिटी जो है वो एक लिमिट है उसकी। एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। फिर attempts have started to conserve them for a longer time. Wind energy, solar energy, biogas, tidal energy and geothermal energy are included as alternate resource. तो ये जो है वो इसके alternate resource है। These are all renewable energy resources, यानी आप इसको कितना भी यूज़ करो ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है।
Some identify them as inexhaustible resources, यानी अनेबल टू यूज़, इस तरह से भी उसको काउंट किया जाता है। पर आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सोलर पैनल तो अब हर एक के घर पे देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी दे रही है। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव टेकन स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। US, Russia, France, Canada, Australia, Netherlands and Japan are advancing in this field effectively. In 1981, Common for Additional Source of Energy CASE, ये रहा CASE, was established in India. Gujarat Energy Development Agency JEDA is working in this direction. तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये है सोलर एनर्जी और ये है जेडा, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ऐसी सोलर पैनल्स होती है, इसके थ्रू ये आप प्रोजेक्ट वर्क में भी आप स्कूल में यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करता है, इसको जनरेट करता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सोलर पैनल लगा लिया आपके घर पे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घर पे नहीं आएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोड्यूस होता है। देखिए गुजरात में जो है भुज में है बड़ा सा प्लांट। सन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इट इज विजिबल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द ईयर। द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ थ्रॉब्स ड्यू टू सोलर एनर्जी। India has progressed well due to solar energy technology. Solar cooker is used for cooking, solar heater for heating the water and solar panels are used to generate electricity. Gujarat state gets maximum solar energy in India. JEDA, Gujarat Energy Development Agency, has established a solar cold storage near छाणी वडोदरा। तो ये कोल्ड स्टोरेज है। सोलर पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी सोलर रूफ है और ये पूरा कोल्ड स्टोरेज, यानी कोई भी फूड आइटम को यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। 10 टन्स का है ये। Today, solar panels are fixed to provide street lights in those villages without electricity for irrigation to the farm and for television. A solar energy plant has been installed at Modhapur near Bhuj in Gujarat for desalination of saline ocean water. तो जो ओशनिक वाटर है, जो सैलिन है, उसको प्योर करने के लिए भी सोलर एनर्जी यूज़ की जा रही है। Use of equipments working on solar energy is on increase in the country today. तो भुज के अंदर इतना बड़ा ऐसा सोलर प्लांट बना रहे हैं। ये देखिए, ये उसकी पिक्चर है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो कैनल है, यहाँ पे ये ओशन का सैलिन वाटर आता है और उसको सोलर एनर्जी के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। तो कितना एडवांटेज है, इससे कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व, सेकंड वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ आइडिया यू कैन क्रिएट योर ओन आइडिया ऑल्सो। आप भी ऐसा कोई आइडिया जनरेट करके गवर्नमेंट को आप अपना प्रपोजल और प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं एंड यू बिकम अ फेमस in a short time if your idea is working. So this is the important of study about SS. नेक्स्ट जो है वो विंड एनर्जी है। तो विंड एनर्जी में ऐसे विंड ब्लेड्स होते हैं, किस तरह से ये वर्क होता है ये यहाँ पे पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। रोटर ब्लेड, गियर बॉक्स, नेसेल, विंड जिस डायरेक्शन में आएगी, जनरेटर होता है, पावर केबल होता है, टावर, स्विच, ट्रांसफॉर्मर, और इस तरह से ये बाय विंड इसको प्रोड्यूस किया जाता है। द सन प्रोवाइड्स थर्मल एनर्जी ऑफ द surface of the earth. Winds are formed due to the high and low pressure pockets formed in the atmosphere. In our country, wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and in open space. तो हमारे पास 7,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। India has become fifth country in the world to produce energy through winds. गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अब ये सब प्लेसेस यहाँ पे देख सकते हैं। कितनी प्रोड्यूस होती है एनर्जी वो भी है। राजस्थान में 400 मेगावाट, गुजरात में 975 मेगावाट, महाराष्ट्र में 3650 मेगावाट, कर्नाटक में 6620 मेगावाट, आंध्र प्रदेश
में 8275 मेगावाट, तो ये हम विंड से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी एनर्जी। अब यहाँ पे विंड मैप भी है कि किस तरह से हमारे पास विंड को हम यूज़ कर सकते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, Madhya Pradesh and Kerala state in India produce wind energy. In Gujarat, wind farms are operated in Labha village near Jamnagar and at the sea coast near Mandvi in Kutch. Electricity is generated as the windmills founded in Devbhumi, Dwarka, Jamnagar, Kutch, Rajkot, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे ऐसे विंड मिल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है विंड एनर्जी। उसके बाद है जियो थर्मल एनर्जी। तो जो ज़मीन के अंदर जो हीट है उसको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको जियो थर्मल बोलते हैं। द राइजिंग हॉट वाटर एंड स्टीम इज ट्रैप्ड इन permeable and porous rocks to form geothermal reservoir. Reservoir can be discovered by testing the soil, analyzing underground temperature. तो यहाँ पे देखिए हॉट वाटर जो पानी ऊपर होता है वो गर्म हो जाता है और इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इस तरह से ये ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट है कि किस तरह से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स टू द सरफेस of the earth in the form of glacier or hot spring. Due to heat, these are transformed into vapor. This vapor exerts upward pressure on the groundwater which releases energy. By using this energy, the geothermal energy is obtained. Hot water springs in Gujarat are located in Lasundara, Unai, Tuwa and तुलसी श्याम। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको हॉट वाटर स्प्रिंग मिलेंगे और ये वाटर जो है वो डिसीज क्योर करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बाय यूजिंग दिस एनर्जी द जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन। हॉट वाटर स्प्रिंग इन गुजरात आर लोकेटेड एट लसुंदरा, उनाई, तुवा एंड एट तुलसी श्याम। देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम धैम। तो यहाँ पे ये फील्ड अभी ओपन है। यहाँ पे अगर आपके पास नया आइडिया या कॉन्सेप्ट हो या आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ और वो सक्सेस हो गया तो हमको पूरे इंडिया को बहुत बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। तो इस तरह से टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इस तरह से जैसे विंड मिल होती है वैसे ही ये पानी के अंदर रोटेट होता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये देखिए पूरा टाइडल एनर्जी ओवरव्यू। तो हमारे पास तो 7000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो हम कितनी टाइडल एनर्जी विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ द टाइड्स एंड एब्स कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली इन ऑल ओशंस on the surface of the earth due to the gravitational force exerted by the sun and the moon. Man utilize the power of water in generating electricity. Tidal water have more power. A turbine is connected with it to generate electricity. In 1910, France started this project to get electricity with the help of tides and ebbs, जिसको हम ओट और भर्ती ऐसा गुजराती में हम बोलते हैं। तो फ्रांस ने 1910 में ये सबसे पहला प्रोजेक्ट चालू किया था। ये एमसीक्यू में आ सकता है। एज इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इट हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट सच एनर्जी। 7000 से ऊपर हमारे पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है तो हमारे पास ये एडवांटेज है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। तो ये हमारे दोनों गल्फ है, कच्छ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, और ये खंबात। तो ये प्रोजेक्ट इंडिया में यहाँ पे अभी चालू हुआ है। तो इसके पीछे भी आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करके नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। अब इसको बचाना क्यों है? मिनरल प्रिजर्वेशन। मिनरल आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मैन हिमसेल्फ हैज़ टू थिंक अबाउट सर्टेन पॉइंट्स अबाउट दिस. Man has to think about some aspect from the preservation of mineral. What is preservation? The efficient and well-planned use of mineral is preservation of minerals. Today, every nation wants to increase its export for its own development.
minerals are used in unrestricted manner by exporting them to earn foreign exchange for its own development. That is why the preservation of minerals has become necessary. आज कंपटीशन का टाइम है, हर एक को आगे बढ़ना है, उसके वजह से जो भी मिनरल्स है उसका नॉन रिस्ट्रिक्टेड वे में, यानी जिसको जिस तरह यूज़ करना है उस तरह वो यूज़ कर सकता है. अब यहाँ पे कंट्रोल लाना उसको प्रिजर्वेशन बोलेंगे. अब रेमेडीज़ क्या है, तो यहाँ पे उसकी रेमेडीज़ है कि किसको कैसे इसको बचाया जाए. यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी. इफ़ अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू ऑब्टेन द मिनरल, द वेस्टेज ऑफ मिनरल कैन बी रिड्यूस. वेस्टेज कम कीजिए. रिसाइकलिंग. द स्क्रैप ऑफ मिनरल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन शुड बी रीयूज. तो जो कचरा निकला है, स्क्रैप्स जो है, हम रीयूज़ कर सकते हैं. अल्टरनेट यूज़ ऑफ मिनरल, तो जैसे ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. Alternate options should be found out for those minerals which are found in less quantity. For example, solar energy instead of electricity, aluminum instead of copper, CNG instead of petrol, etc. Non-conventional का use बढ़ाओ. Use of non-conventional means the non-conventional sources like water, solar, wind, biogas, etc. should be used increasingly. हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है सोलर पैनल लगाने में, सब्सिडी आपको मिलती है, आप उसके ऊपर नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं. वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया फिर काफ़ी सालों तक आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. सस्टेनेबिलिटी, अब ये जो है वो खास पॉइंट है ये चैप्टर का, ये डेफिनेटली 2 मार्क में आएगा. व्हाट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Maintain the purity of the environment and give the clean environment to the future generation. यानी एनवायरनमेंट की प्योरिटी बना के रखनी है और क्लीन एनवायरनमेंट हमें नेक्स्ट जनरेशन को देना है. Attempts should be made for pollution free environment, that is called sustainable development. After the reserve of the mineral is calculated, it can be used for a long period by planning it properly. तो अब जब आज की डेट में हम सब मेज़र कर सकते हैं तो हमने पता है कि आज की सरफेस के अंदर कितनी क्वांटिटी है मिनरल की. अगर हम इसका प्लान करें प्रॉपर कि किस तरह से उसको यूज़ करना है तो हम उसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड इन्हेंस द मिनरल्स, क्योंकि एक बार ये अगर मिनरल्स ख़त्म हो गए तो फिर ये दूसरी बार मिलने वाले नहीं है. तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. काफ़ी बातें हमें सीखने को मिली है. यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं. अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो यहाँ तक रखते हैं आज के वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ज्योग्राफी के सेक्शन में अभी आपके 2 चैप्टर बाकी है, 13 एंड 14. 14 जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है और 13 है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है. उसके बाद हम इकोनॉमिक सेक्शंस चालू करेंगे जिसका 15 और 16 ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं. जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिएगा. और बाकी के जो 4 चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट आ जाएगा और बहुत ही नया कुछ सीखने को मिलने वाला है. ठीक है, तो दोज हु आर नॉट subscribe the channel, please subscribe the channel, like the video, share the video and press the bell icon. तो नया वीडियो जब अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच.